हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एल्कली अर्थ मेटल्स के हाइड्राइड्स नाइट्राइड्स के बारे में पढ़ा था और कार्बाइड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे एल्कली ग्रुप में ग्रुप 1 में लिथियम जो आपका मेटल था वो एनामलस बिहेवियर शो कर रहा था। सेम टू सेम वैसे ही आपके ग्रुप 2 में बेरिलियम और उसके जो ऑक्साइड्स है और उसके जो कंपाउंड्स हैं वो भी आपका एनोमलस बिहेवियर शो करता है। ठीक है ना, तो उसके क्या क्या रीजन्स है वो हम देखते हैं। ठीक है ना, उनके मेन रीजन सेम टू सेम है जो आपके लिथियम के थे। क्या रीजन है? एक तो स्मॉल साइज, सेकंड क्या था आपका हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, और थर्ड क्या था वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ये तीन मेन रीजन्स है बेरिलियम के लिए भी, सेम टू सेम है जो आपके लिथियम के लिए थे। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। और उसके बाद क्या क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बेरिलियम के अपने ही ग्रुप एल्कली अर्थ मेटल के अदर कंपाउंड से, क्या क्या बिहेवियर वो प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं किसके लिए, आपके एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। ठीक है, इसके क्या क्या रीजंस होते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका जो मेन रीजन आता है, जो हमें पता है, जो तीन रीजन है वही मेन रीजन है इनके। तो हम कह सकते हैं कि बेरिलियम शोज different behavior. Beryllium shows different behavior from other group members. Other group members due to क्या क्या रीजन है। फर्स्ट स्मॉल साइज, क्या है इसकी स्मॉल साइज। सेकंड क्या है स्मॉल साइज होने की वजह से हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई आयोनाइजेशन हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। और थर्ड क्या है आपकी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये आपके तीन मेन रीजन है जिसकी वजह से जो आपका बेरिलियम है वो अब नॉर्मल बिहेवियर शो करता है। ठीक है, ये नोट कीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी जो डिफरेंस है, वहीं वो यहीं हम स्टार्ट कर लेते हैं कि डिफरेंस फ्रॉम अदर ग्रुप मेंबर्स और अदर एल्केली अर्थ मेटल्स कि वो क्या क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो बिहेवियर शो करता है, बेरिलियम शो करता है अपने ही ग्रुप के अदर मेंबर्स के साथ। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहला जो होता है डिफरेंस वो होता है इसका कोवलेंट नेचर। जो बेरिलियम होता है या उसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो होता है कोवलेंट। ठीक है, बाकी जो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके बेसिक नेचर में होते हैं, या हम कह सकते हैं आयोनिक होते हैं। ठीक है ना, तो आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख सकते हो। ठीक है ना, हम क्या कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स of beryllium are covalent in nature, due to रीजन क्या है इट्स स्मॉल साइज। स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है पोलराइजेशन पावर जो होती है इसकी ज़्यादा होती है केटायन की। ठीक है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजेशन पावर। स्मॉल साइज की वजह से बेरिलियम क्या होता है
Be2+ का जो आपका केटायन है, ठीक है, ये अपने से बड़े एनायन को, जैसे Cl- है, उसके इलेक्ट्रॉन क्या क्लाउड को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसकी वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसके जो कंपाउंड्स होते हैं नेचर में कैसे होते हैं, आपके कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इसको नोट कीजिए, फिर हम दूसरे पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, देखिए अभी हम इसके दूसरे जो भी आपके रीजन्स हैं वो पढ़ते हैं कि क्या क्या आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ठीक है। देखिए सेकंड जो डिफरेंस आता है, इसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है, ठीक है ना। अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस की हम बात करें तो बेरिलियम के जो भी आपके कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम आर easily hydrolyzed due to its high hydration energy। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने से वाटर के जो मॉलिक्यूल है उनके साथ ये ईजिली रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। सेकंड थिंग इसमें क्या है कि जब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है या हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, जो आपका ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज वाला है, जो बेरिलियम के पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, और बेरिलियम जो है एक हाइड्रेट की फॉर्म में रहता है हमेशा। तो वो भी पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बेरिलियम कंपाउंड्स are always present in aqueous solution like BeH2O होल 4 2+। बेरिलियम के जो आपके कंपाउंड्स होते हैं या फिर बेरिलियम का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, बेरिलियम हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में BeH2O होल 4 2+ की फॉर्म में रहना एग्जिस्ट करता है, पसंद करता है, ठीक है। क्योंकि इसकी ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है और हाइड्रेशन पावर जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। जैसे आपका केस था लिथियम का, लिथियम में भी LiH2O होल 4 के फॉर्म में आपका लिथियम एग्जिस्ट करता था, बाकी अदर ग्रुप क्या करते थे, H2O होल 6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, आपका BeH2O होल 4 इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो अगर हम बात करें बेरिलियम का, वो होता है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आपका, जब मेटल आयन दूसरे कंपाउंड के साथ जब कितने बॉन्ड से वो बंधा हुआ है, उसको हम बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे बेरिलियम है, यहाँ पे ये क्या है, वाटर के 4 मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। वाटर के 4 मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है लाइक दिस, इसीलिए ये 2+, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि ये 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रहता है बेरिलियम। लेकिन इसके जो अदर ग्रुप मेंबर्स है, या अगर हम इसी की बात करें, अगर हम बात करें बेरिलियम का जो होता है आपका 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 और 2p आपके ब्लैंक रहते हैं, ठीक है। Be2+ की फॉर्म में रहेगा। Be2+ मीन्स आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे वो भी चले गए, ठीक है। अब बेरिलियम के पास 4 वैकेंट ऑर्बिटल है, एक s का और 3 किसके हैं, p के, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर डोनेट करता है 2s को और 2p को, ठीक है। और इस तरीके से ये चार
कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके बेरिलियम के साथ, ठीक है। इसीलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वो कितनी होती है, 4। लेकिन अगर हम अदर ग्रुप के जो इसी ग्रुप के जो अदर मेटल्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं वेयर एज अदर मेटल्स ऑफ दिस ग्रुप forms MH2O होल 6 2+। जो आपके इसी ग्रुप के दूसरे मेंबर हैं वो किस तरह के कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करेंगे, MH2O होल 6 2+ को। क्यों, देखिए अगर हम बात करें मैग्नीशियम की बात करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो इसके पास क्या क्या है, एक तो 2s है, एक क्या है आपके पास 2p, ठीक है। ये हो गया आपका पास 1s2 2s2 2p6 3s 3p और 3d। थ्री एस में रहेंगे 2 और Mg2+ की फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन भी आपके चले गए। अब 3s भी खा लिए, 3p भी खा लिए और 3d भी खा लिए। तो मैग्नीशियम और जो भी बाकी के दूसरे ग्रुप मेंबर्स है वो क्या करते हैं, अपने वैलेंसी को बढ़ा के 4 की जगह वो 6 ऑर्बिटल्स को काम में लेते हैं। कितने ऑर्बिटल को, 6 ऑर्बिटल को काम में लेते हैं और इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं MH2 होल 6 2+ की फॉर्म में। यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6, ठीक है। और यहाँ जो मैग्नीशियम आपका H2O मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा वो इस टाइप से होगा आपका MH2O, ये H2O, ये आपका H2O, ये आपका H2O, ये आपका और ये आपका H2O, ठीक है। तो इस टाइप से आपका मैग्नीशियम 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और इस तरह का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये मेन रीज़न होता है डिफरेंस का। बेरिलियम जहाँ उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, वहीं बाकी ग्रुप मेंबर हैं उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6। बेरिलियम जहाँ 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वहीं जो बाकी के दूसरे ग्रुप मेटल्स है वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा है आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप, फिर इसके बाद हम बाकी के जो भी आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं इसका थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस किसके साथ, अदर ग्रुप मेटल के साथ में, ठीक है। जो आपके बेरिलियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो नेचर में होते हैं एम्फोटेरिक। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, ये इसके लिए नहीं, हमेशा के लिए आपको याद रखना है कि एम्फोटेरिक मटेरियल्स जो भी आपकी मेटल्स है वो कौन कौन सी है। देखिए बेरिलियम, एक तो बेरिलियम होगी, एक एसन, गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी लेड। ये जितने भी मेटल्स होती है ये होते हैं आपके एम्फोटेरिक नेचर में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना केवल एस ब्लॉक पी ब्लॉक, सभी ब्लॉक में आपके ये जो 6 मेटल्स है ये एम्फोटेरिक नेचर में होती है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसको याद भी रख सकते हो आप, जैसे बे, सन, गाल और जीप पर, ठीक है। जैसे आपकी शादी का प्रोग्राम होता है तो उसमें क्या हल्दी और बेसन लगाते हैं गालों में, ठीक है ना। तो वही आपका बेसन है जो गाल पर भी लगाना था और जीप पर भी लग गया, ठीक है ना। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। बे मतलब बेरिलियम, सन मतलब एसन,
ठीक है। गाल मतलब गैलियम और एल्यूमिनियम। उसके बाद जी पर मतलब जिंक और पीबी मतलब लेड। ठीक है, तो ये 6 मेटल्स हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली, इसलिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत जगह आपके काम में आएगी। ठीक है, बेरिलियम और 2 तो यही काम आ जाएगी, जैसे आप देख सकते हो बेरिलियम है और एल्यूमिनियम है। ठीक है ना, एस ब्लॉक के मेटल्स हैं, ये भी आपका एम्फोटेरिक होगा और एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक होगा। ठीक है ना, तो ये सिमिलरिटी भी होगी बेरिलियम और एल्यूमिनियम में। ठीक है ना, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं इसकी थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, कि थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है आपका। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि जो आपके बेरिलियम के कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं नेचर में, एम्फोटेरिक। तो वी कैन से कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन नेचर, whereas compounds of other metals are ionic in nature, और we can say ionic नहीं होते, बेसिक होते हैं, उनका नेचर जो होता है बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। जैसे जैसे आप डाउन जाते रहते हो टॉप टू बॉटम, आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी। इसकी वजह से क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर जो होता है, बेसिक स्ट्रेंथ, वो भी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। Ba का जो कंपाउंड होंगे वो सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे। बेरिलियम क्या है, अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है, टॉप पे। इसका मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है। स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज की वजह से हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी भी क्या है, सबसे कम है। इसीलिए ये नेचर में कैसा होता है आपका, एम्फोटेरिक। ठीक है ना, और बाकी के जो भी ग्रुप के आपके मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, आपके बेसिक होते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपका बेरिलियम और बाकी ग्रुप के अदर मेटल्स के साथ। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपका फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, फोर्थ क्या है, रिएक्शन विथ एल्केली। एल्केली मतलब बेस के साथ। जो बेरिलियम होता है वो NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है ना, बेरिलियम कैन रिएक्ट विथ एल्केली। एल्केली मतलब किसी भी बेस के साथ बेरिलियम रिएक्शन शो कर सकता है। वेयर एज एंड प्रोड्यूस H2 गैस, एंड प्रोड्यूस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वेयर एज अदर ग्रुप मेटल्स cannot react with alkali। जो आपके दूसरे ग्रुप मेंबर्स है वो रिएक्शन शो नहीं करते हैं। जैसे आपका बेरिलियम है, एल्केली मतलब किसी भी बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा BeNa2O2। ठीक है, BeNa2O2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, अभी हमने देखा था बेरिलियम जो होता है एसिड के साथ भी रिएक्शन शो कर सकता है। क्यों, क्योंकि एम्फोटेरिक होता है, तो बेस के साथ तो रिएक्शन शो कर ही रहा है। इसके अलावा आप अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो बेरिलियम आपका HCl के साथ भी रिएक्शन शो करता है, और क्या बनाएगा आपका BeCl2 प्लस H2। ठीक है, तो क्योंकि बेरिलियम क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर में होता है, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं इसकी फिफ्थ रिएक्शन, या फिर हम कह सकते हैं फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। बेरिलियम के जो हाइड्राइड्स होते हैं, क्या होते हैं बेरिलियम के हाइड्राइड्स। बेरिलियम का हाइड्राइड कौन सा होता है, BeH2 बेरिलियम का हाइड्राइड होता है। ये नेचर में कैसा होता है आपका, कोवेलेंट होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। BeH2 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड कोवेलेंट इन नेचर। ये नेचर में कैसा होता है? कोवेलेंट। बाकी के अदर हाइड्राइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके आयोनिक होते हैं। वेयर एज other hydrides of this group are ionic in nature। क्या होते हैं आपके? आयोनिक होते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, BeH2। ये इस टाइप का आपका ब्रिज बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है इसका। क्या होता है आपका? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है ब्रिज बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, ये जो बॉन्ड है बनाना बॉन्ड भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको एक और नाम दिया था मैंने। क्या नाम दिया था? 3C2E, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर क्यों आपके? क्योंकि बेरिलियम, हाइड्रोजन और बेरिलियम तीन तो आपके एटम्स हैं, इसलिए 3 सेंटर। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि यहाँ पे एट ए टाइम आपका जो बेरिलियम है या तो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये जो बॉन्ड है फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी अगर इसके साथ बॉन्ड बनाया तो ये वाला बॉन्ड नहीं काम मिलेगा, और जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन ये इतना फ्लक्चुएशन में होता है, इतना फ्रैक्शन ऑफ टाइम में होता है ना, कि हमें लगता है कि ये इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है और इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन एक बार में काम में आता है। मतलब टोटल इस बॉन्ड में आपके 3 सेंटर हैं और इलेक्ट्रॉन केवल कितने काम में आ रहे हैं? 2। इसलिए हम इसे बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। हाइड्राइड के केस में BeH2 में ऐसा बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनमें ऐसा कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होता है ये। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए आप। फिर हम इसका 6 डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है ना, जो हैलाइड्स के लिए है। देखिए अब हम पढ़ते हैं हैलाइड्स के बारे में। ये तो था आपका हाइड्राइड का केस। ठीक है, और आपके पास जो नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वो आता है आपका हैलाइड्स के केस में। हम देखते हैं हैलाइड्स के केस में क्या होता है आपका, जो BeCl2 होता है। ठीक है ना, अगर हम बात करें हैलाइड्स के लिए, हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम आर सेम, वो भी आपके कौन से होते हैं? कोवलेंट होते हैं। आर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट इन नेचर। क्या होते हैं? कोवलेंट इन नेचर में होते हैं, और साथ ही क्या होते हैं? एंड आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होते हैं। ठीक है ना, देखिए अगर हम बात करें इसके हैलाइड्स की, MEX और MEX, अगर हम BeCl2 की अगर बात करें, BeCl2 की, ठीक है, ये भी हमने देखा था। ये आपके 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, एक तो सॉलिड फेज में अलग और आपके वेपर स्टेट में अलग। ठीक है ना, अगर हम इसकी बात करें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, इसकी 2 टाइप की स्ट्रक्चर होती है आपकी BeCl2 की। अगर हम बात करें BeCl2 की बात करें तो आपके पास 2 स्ट्रक्चर थी इसकी। ठीक है, एक तो थी इसकी सॉलिड स्टेट में और एक थी इसकी वेपर फेज में। ठीक है, जो आपके वेपर फेज में था ये एक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। कैसे? लाइक दिस, BeCl, Be, देन Cl एंड Cl एंड Cl। ये आपके डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये BeCl2 और ये BeCl2, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आपका डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये आपका सॉलिड जो फेज होती है उसमें एक पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसकी फॉर्म में? पॉलीमर की फॉर्म में। Be, ये फिर Cl, नीचे भी Cl, फिर Be, तो ये क्या है आपका? बढ़ता रहेगा। ठीक है, इस तरफ भी एक पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे
दो इलेक्ट्रॉन काम में नहीं आते हैं। यहाँ पे एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मैंने आपको बताया था। क्लोरीन क्या करता है, अपना एक लोन पेयर बेरिलियम को देता है, तो एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये भी आपका नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम में आते हैं और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम में आते हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। पिछले वाले केस में कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। और सेंटर कितने हैं, BeCl और Be, मतलब 3 सेंटर है। तो इसीलिए हम इस बॉन्ड को, इस टाइप के बॉन्ड को 3 सेंटर 2 ही 3 सेंटर 4 ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, 3 सेंटर 4E, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट होता है BeCl2 का स्ट्रक्चर, सॉलिड में पॉलीमर की फॉर्म में और वेपर फेज में आपका डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अगर हाई टेम्परेचर हो तो ये मोनोमर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो ये आपके टोटल 6 मेन डिफरेंस थे, किसके, बेरिलियम के, अपने ही ग्रुप की जो आपकी मेटल्स है उनके साथ क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। इनको नोट कीजिए हम। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो कैल्शियम के होते हैं, जो आपके लिए क्या काम में आते हैं, ठीक है ना। हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में, जो आपके कैल्शियम के कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, ठीक है ना, कॉमन कंपाउंड्स। तो आप हेडिंग डाल सकते हो, कॉमन कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, ठीक है, या फिर कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है। उसमें सबसे फर्स्ट जो आता है आपका, वो आता है आपका क्विकलाइम, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, क्विकलाइम, ठीक है ना। ये आपको तीनों नाम याद होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन के लिए अगर हम देखें तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको हीट किया जाता है अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। CO2 आपकी गैस होती है। इस CO2 गैस को क्या करते हैं हम, कंटिन्यूस रिलीज, मतलब हटाते रहते हैं। जैसे ही CO2 बनी, रिएक्शन हुई, CO2 बनी, इसको अलग कंटेनर में सेपरेट कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो कंपोनेंट कम हो जाते हैं। जैसे जैसे आपकी CO2 निकलती जाएगी, आपकी रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम में रहती है ये रिएक्शन आपकी, ठीक है ना। जैसे जैसे आप CO2 को निकलते जाओगे, रिएक्शन हमेशा किस तरफ में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और आपका मैक्सिमम CO फॉर्म होता रहेगा, ठीक है। एक तो ये हुई आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, जो कैल्शियम होता है, ठीक है ना, इसके जो ऑक्साइड होते हैं ये कैसे होते हैं, आपके मेटल है, मेटल के ऑक्साइड होंगे बेसिक इन नेचर में, ठीक है ना। तो आपके जब मेटल के ऑक्साइड हैं बेसिक होते हैं, ये जब एसिडिक ऑक्साइड के साथ, जैसे SiO2, ये आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है ना। इसकी कुछ रिएक्शंस होती है जो अपने को ध्यान रखनी होती है, ठीक है। सेकंड रिएक्शन तो ये हो गई। थर्ड रिएक्शन अगर हम देखें तो CaO की अगर कार्बन के साथ हम रिएक्शन करवाएं, कार्बन के साथ, तो CaC2 फॉर्म होता है, CaC2, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, CaC2 प्लस CO गैस रिलीज होती है आपकी, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। आपको पता होगा कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। अगर हम फोर्थ इसी की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये होता है आपका वाइट अमोर्फस सॉलिड होता है। क्या होता है, वाइट अमोर्फस सॉलिड। CaO इज ए वाइट अमोर्फस सॉलिड, ठीक है।
ये इसकी क्या होती है, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप बात करो इसकी, अगर इसको हम वाटर इसमें एटमॉस्फेयर में इसका अगर एक्सपोजर होता है, मतलब एटमॉस्फेयर में इसको खुला छोड़ दिया जाता है, तो ये क्या करता है, CO2 प्लस H2O दोनों के साथ रिएक्शन शो करता है। तो आप लिख सकते हो ऑन एक्सपोजर to air, on exposure to air it reacts with water means आपका moisture and CO2 दोनों के साथ रिएक्शन शो करता है। जब आपका ये CO2 के साथ रिएक्शन शो करेगा तो आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जब CaOH2 के साथ रिएक्शन शो करता है तो ये बनाता है आपका CaOH होल ट्वाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक और नाम भी होता है, क्या होता है, स्लैक लाइम। स्लैक लाइम, इसको स्लैक्ड लाइम भी बोला जाता है, ठीक है। और इसका अगर एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए उसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ ये स्लैक लाइम, मिल्क ऑफ लाइम भी इसको बोला जाता है। इन एक्वस सॉल्यूशन अगर हो उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है ना। ये मैंने आपको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखवा दिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम कैल्शियम से ही रिलेटेड कुछ और कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।